गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू इकोनॉमिक टाइम्स डेली एनालिसिस एंड एक्सप्लेनेशन सीरीज। आज है 4 अक्टूबर और डे है मंडे। अच्छा, पहली बात है, काफ़ी सारे लोग कमेंट्स में और टेलीग्राम ग्रुप पर भी पूछ रहे थे वापस से कि 2 और 3 अक्टूबर को यानी सैटरडे संडे को वीडियो क्यों नहीं आ रहे थे। तो मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था, वीडियो नंबर 0 ही थी वो, वैसे तो वीडियो नंबर 18 के आसपास चल रही है अभी। तो उसके अंदर मैंने आपको बोला भी था कि सैटरडे संडे को जो है वीडियोस नहीं आ रहे होंगे अब, और मंडे से फ्राइडे तक बेसिकली वीकडेज़ के ऊपर आपके वीडियोस आ रहे होंगे। तो वो मैंने वापस से क्लैरिफाई कर दिया। दूसरी बात कि आज के जो रील्स आने वाली हैं आज से स्टार्ट होने वाली है, तो उसके लिए आज का टॉपिक रहने वाला है आईपीओ। तो अगर आपको मतलब आईपीओ से जो भी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ उसके अंदर बहुत बेसिक नहीं होगी कि आईपीओ का मतलब होता है कि कंपनी जब पहली बार शेयर इशू करती है, वैसा नहीं होगा, डेटा ओरिएंटेड होगा। तो वो उसके लिए आप जो है नीचे मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम का आपको आईडी मिल जाएगा, उसके ऊपर जाके आप फॉलो कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ से। आईपीओ फ्रेंजी 35 कंपनीज में रेज 80,000 करोड़ इन Q3। बहुत बेसिक सी न्यूज़ है वैसे तो, बट इसके अंदर वो है कि आपका कि आईपीओ का सीज़न एक तरह से बोलना चाह रहे हैं कि आने वाला है। 35 कंपनीज़ ने अभी तक कुछ ना कुछ ऐसे साइंस दिए हैं कि ऐसा लगता है कि वो नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर यानी Q3 के अंदर जो है कि 80,000 करोड़ के आसपास पैसे रेज करने वाले हैं आईपीओ के थ्रू। Q3 का मतलब आपका बेसिकली एक साल के अंदर 4 क्वार्टर्स होते हैं। तो आपका पहला क्वार्टर अप्रैल से हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अप्रैल टू मार्च होता है आपका फाइनेंशियल ईयर। तो अप्रैल मई जून आपका फर्स्ट क्वार्टर हो गया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर आपका सेकंड क्वार्टर हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये आपका थर्ड क्वार्टर होता है। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर के अंदर, जिसके अंदर अभी हम चलने लग रहे हैं, इसके अंदर ये माना जा रहा है कि 35 कंपनीज जो है 80,000 करोड़ जितना बड़ा अमाउंट रेज करने वाले हैं टोटल मिला करके। तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है आपकी। फेस्टिव फायरवर्क्स और नाराजी सही लिखा है इन्होंने ऊपर भी। और यहाँ पे इन्होंने कुछ कुछ कंपनीज का मेंशन भी किया है जो मतलब क्लियर कट साइंस जिनके दिख रहे हैं कि जो दिसंबर के आसपास उनका आईपीओ आज आने की वो है, पॉसिबिलिटी है। पेटीएम, आपका आधार, फाउंडिंग फाइनेंस, बाकी आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने टेंटेटिव इशू साइज भी बताया कि इसके आसपास इनका इशू साइज रह सकता है। तो ये आप देख सकते हैं, नायका भी काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है, पॉलिसी बाजार काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है आपका, और मोबीक्विक आपको पता ही होगा, मेड प्लस या शायद आपको ना भी पता हो। तो ये सब काफ़ी पॉपुलर ब्रांड्स हैं आपके पेटीएम को मिला करके। बाकी आप बाकी चाहे तो देख सकते हैं। और अभी तक एक इन्होंने बहुत ही अच्छा डेटा प्रेजेंट किया है कि अभी तक इस साल 42 कंपनीज हैव एट द प्राइमरी मार्केट। इसके अंदर कुछ ही हैं जो आईपीओ से नहीं आई हैं, बाकी सब आईपीओ वाली हैं। तो आईपीओ से आप लगभग 40 कंपनीज मान सकते हैं इस मतलब ऑलमोस्ट 6 महीने के अंदर अंदर, इस साल के अंदर अंदर जो है जिनका आईपीओ आया है। टोटल मिला के उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है 69676 करोड़। बहुत ही बड़ा नंबर है आपका, ऑलमोस्ट 70,000 करोड़ के आसपास रेज हो चुके हैं ऑलरेडी दिस ईयर। तो फाइनेंशियल एक बूम इसीलिए आपका स्टॉक मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा आ रहा है। तो यहाँ पे आपको 2-3 पॉइंट्स नज़र आते हैं। पहले तो इससे रिलेटेड तो हम ये भी डिस्कस करेंगे, और हम यहाँ चलते हैं एक बार। likely to exceed the previous full year record of 67147 crore raised by 36 companies in 2017। बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि Q3 के अंदर जितनी भी कंपनीज लेके आने वाली हैं आईपीओ, जो भी लेके आने वाली हैं, तो वो टोटल मिलाकर 2017 में जो काफ़ी बड़ा रिकॉर्ड माना जाता है, उस साल के पूरे साल के रिकॉर्ड को सिर्फ 3 ही महीने एक्सीड कर जाएंगे। क्योंकि उस साल आपका 36 कंपनियाँ रेज हुई थी, मतलब आईपीओ के थ्रू आई थी, और 6-7 करोड़ के आसपास उन्होंने जो है रेज किया था। तो मतलब ऑब्वियसली बात है, अगर 80,000 करोड़ हो जाता है तो क्रॉस कर जाएगा ये। और यहाँ पर क्या है कि मैं जो पॉइंट्स बता रहा था, पहला पॉइंट, 2 पॉइंट्स है बेसिकली। पहला पॉइंट आपका कि इतना पैसा जो रेज हो रहा है आईपीओ के अंदर, अब ऐसा तो है नहीं कि नया पैसा इन्फ्लो हो रहा है इकोनॉमी के अंदर, वो तो बहुत ही कम है। अगर इन्फ्लो होता है इकोनॉमी के अंदर, वेदर इट इज़ थ्रू एक्सपोर्ट्स और जो लोगों की रियल इनकम है, जो आपको अगर पता हो तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड बोलते हैं, FIFA। अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, मतलब अगर कोई बाहर किसी कंपनी के लिए काम करता है उसको सैलरी मिलती है, ऐसा कुछ जो होता है वो इन्फ्लो होता है बेसिकली, जो फीफा मैं कहना चाह रहा हूँ। तो ये सब जो होता है बेसिकली, ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली बढ़ गया है। अगर ये बढ़ता तो हमारी इकोनॉमी की जो कंडीशन आज चल रही है इन्फ्लेशन वगैरह की, वो नहीं चलती। तो वो लॉजिकल बात नहीं है अगर हम वैसा सोचें। तो ये पैसा आ कहाँ से रहा है? बेसिकली ये क्या है कि आपका जो ट्रेडिशनल स्कीम्स के अंदर पैसा लग रहा था, वो चैनलाइज होकर आपका आईपीओ के मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर, कमोडिटीज़ मार्केट वगैरह के अंदर, बेसिकली सिक्योरिटीज़ के पूरे सिस्टम के अंदर आने लग रहा है। तो ये आपका एक तरह से चैनलाइजेशन का एक मार्क आपको दिखेगा काफ़ी टाइम बाद। मतलब जब आप इसके बारे में आंसर्स वगैरह लिखेंगे या किसी के बारे में इंटरव्यू वगैरह में बोलेंगे, तो वो यही पूछेंगे कि व्हाट वर द रीजंस फॉर चैनलाइजेशन इनटू फंड्स, चैनलाइजेशन ऑफ फंड्स।
तो आपको ये बताना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया था, उसकी वजह से जो है वहाँ पे रिटर्न्स, यानी कि मान लेते हैं एफडी में रिटर्न्स जो थे वो दरअसल नेगेटिव रिटर्न्स थे। अगर आप 5% की एफडी करा रहे हो और 6% इन्फ्लेशन चल रहा है, तो सीधी सी बात है कि आपको 1% के आसपास का लॉस हो रहा है। तो वो जो है ऐसे लॉसेस को हमें बियर ना करना पड़े, इसीलिए लोग जो है रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वो बेटर ऑप्शंस ढूंढ रहे थे। उन्होंने जो है इसी वजह से आपके आईपीओ मार्केट के अंदर, इन सब के मार्केट के अंदर एक्सप्लोर किया इनको, जो है इसके अंदर फंड्स डाले अपने। पहला रीज़न, मतलब पहली बात आपकी। दूसरी बात आपकी, स्पैक आईपीओ का कॉन्सेप्ट एक काफ़ी पॉपुलर कॉन्सेप्ट हो रहा है अभी धीरे धीरे। इंडिया के अंदर कोई ऐसा स्पैक आईपीओ आया नहीं है अभी जनरली। यूएस के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा फेमस आपकी टर्म चल रही है। तो इसके अंदर बेसिकली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये होता क्या है, और इसके अंदर ये हम फर्स्ट पेज पूरा जब कवर कर लेंगे तो उसके ऊपर बात आते हैं इसके ऊपर, क्योंकि थोड़ा सा ये लंबा हो गया यहाँ पर। मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग ऑन फ्राइडे, आरबीआई में होल्ड रेट्स, ले रोड मैप फॉर रेजिंग रिवर्स आईपीओ, रिवर्स रेपो सर। इसके अंदर बहुत बेसिक सी बात है, बट आपको एक थोड़ी सी एक अंडरलाइन फैक्ट समझना पड़ेगा। आरबीआई बेसिकली क्या करता है, दो पॉलिसीज़ निकलती हैं इंडिया के अंदर। उसके अंदर से एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी, एक होती है फिस्कल पॉलिसी। मैं एफ पी लिख देता हूँ फिस्कल पॉलिसी के लिए। ये बेसिकली हमारी गवर्नमेंट बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो हमारा आरबीआई बनाता है, दैट इज़ सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक आपका मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी फिस्कल पॉलिसी बनाती है। अगर आप नोट डाउन करें तो वो भी आप जो इसको मतलब नोट डाउन कर लें अच्छे से। तो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि हर साल मॉनेटरी पॉलिसी की एक कमेटी बनती है, एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो वो मतलब वो बेसिकली आरबीआई वाले ही बनाते हैं। तो वो बेसिकली क्या करती है, उसका मेन काम होता है रेट्स डिसाइड करना। कौन से रेट्स? जिस रेट पे आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक्स को लेंड करेगा। कमर्शियल बैंक्स मतलब आपका जैसे मान लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक है, तो अगर ऐसे किसी बैंक को आरबीआई से कई बार लोन लेने पड़ जाते हैं, मतलब क्योंकि इनकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो सकती है, इनकी लॉन्ग टर्म कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो सकती है, और जनरली काफ़ी सारे बैंक जो हैं आरबीआई से लोन लेके रखते हैं। तो किस रेट पे आपको लोन मिलेगा आरबीआई से, वो बेसिकली रेट होता है। इसके अंदर क्या होता है, इससे क्या इफेक्ट पड़ता है कि मान लेते हैं अगर वो रेट बढ़ जाता है तो कमर्शियल बैंक कहीं ना कहीं कम लोन ले रहे होंगे। कम लोन ले रहे होंगे तो कमर्शियल बैंक का मेन काम क्या है, आगे लोन देना जो लोग हैं। तो हाउसिंग लोन के फॉर्म में, मेडिकल लोन के फॉर्म में, होम लोन के फॉर्म में, और आपके एजुकेशन लोन वगैरह आपको सबको पता ही है। तो इस तरह से बेसिकली वो कम लोन दे पाएंगे आगे, क्योंकि कम लोन ले रहे हैं तो कम लोन दे पाएंगे। तो इस तरह से इकोनॉमी के अंदर जो पैसा आ रहा है उस पर इम्पैक्ट पड़ जाएगा सिर्फ आरबीआई के रेट की वजह से। तो इस चीज़ को सबसे ज़्यादा ध्यान में रखते हुए कि इकोनॉमी को भी फंड्स की ज़रूरत है या फिर नहीं, अभी हमें कम कम फंड्स देने की ज़रूरत है। तो इन दोनों पॉइंट्स को जो है देखते हुए मॉनेटरी पॉलिसी बनती है कि किस रेट पे आपका आरबीआई कमर्शियल बैंक को लेंड करेगा। वो रेट्स होते हैं बेसिकली। और आपके ले रोड मैप फॉर रेजिंग रिवर्स रेपो। रिवर्स रेपो का मतलब, अच्छा रेट्स का मतलब रेपो रेट होता है बेसिकली दो रेट्स होते हैं आपके, रेपो रेट्स और बैंक रेट्स। बैंक रेट्स का मतलब होता है कि अगर आरबीआई जो कमर्शियल बैंक्स को लॉन्ग टर्म के लिए पैसा दे रहा है, और रेपो रेट का मतलब होता है कि वो शॉर्ट टर्म के लिए पैसा दे रहा है। ये कहने की बात है, लॉन्ग बैंक रेट की ज़्यादातर कोई बात नहीं करता है, सिर्फ रेपो रेट्स की ज़्यादातर बात करते हैं। यहाँ पे अगर आप नीचे देखेंगे तो 4% जो है इन्होंने बता रखा है, वो भी रेपो रेट ही बता रखा है, जो इन्होंने मतलब डिसाइड करके बोला है। तो ये बेसिकली इस तरह से हो गया। तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, थोड़ा सा नाम से पता चल रहा है कि कमर्शियल बैंक जो है जब आरबीआई को पैसे किसी फॉर्म के अंदर देते हैं, तो वो बेसिकली वो जो लोन होता है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है वो रिवर्स रेपो रेट वाला इंटरेस्ट लगता है। तो इस तरह से बेसिकली आपका यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि एमपीसी जो कमेटी है आपकी, वो ले रोड मैप फॉर रेजिंग रिवर्स रेपो, मतलब बहुत बेसिक सी बात है कि वो रिवर्स रेपो रेट जो है आपके रेज करने की बात करते हैं। मैंने थोड़ा क्लियर कर दिया यहाँ पर, तो आपको समझ में आ भी रहा होगा कि क्या है एमपीसी। आपका एमपीसी मैंने बता दिया, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है। ये मॉनेटरी पॉलिसी का जो मेन रेट होता है वो डिसाइड करते हैं। एक्सपेक्टेड टू गॉज इन्फ्लेशन रिस्क अमिड ग्लोबल एनर्जी वरीज। बहुत बेसिक सी बात है आपकी कि ये जो भी काम कर रहे हैं वो इन्फ्लेशन रिस्क को ध्यान में करते हुए कर रहे हैं कि अगर आप रेपो रेट को जो है होल्ड करते हैं, रेपो रेट को होल्ड करते हैं, इससे क्या होगा कि आपके फंड्स जो है कम जाएंगे मार्केट के अंदर। क्योंकि अगर आप रेपो रेट को कम कर देते हैं तो वो ज़्यादा जाते हैं, अगर आप होल्ड करते हैं तो वो उतने ही जाएंगे जितने पहले जा रहे थे, या फिर हो सकता है कम चले जाए, कम फंड्स जाएँ लोन की फॉर्म में। और अगर आप थोड़े बढ़ा देते हैं तो ऑब्वियसली बात है कम जाएंगे आपके। तो हमने जो है पूरा यहाँ पर समझ लिया है। और ये फ्राइडे को मीटिंग हुई थी आपकी, आज मंडे का पेपर है, तो इन्होंने बताया आपको। यहाँ पे हमने जो है पूरा डिस्कस कर लिया। गवर्नमेंट मस्ट गो बैक टू प्री कोविड बिडिंग क्राइटेरिया। मैं एक बार के लिए वीडियो पॉज कर रहा हूँ, आपको वापस से पता चले। तो स्टार्ट करते हैं इसमें। गवर्नमेंट मस्ट गो बैक टू प्री कोविड बिडिंग क्राइटेरिया। बेसिकली इसके अंदर हुआ है कि आपका ए एम नायक है, आपके चेयरमैन है एल ग्रुप के,
इनका इंटरव्यू लिया ईटी वालों ने, इकोनॉमिक टाइम्स वालों ने, तो उसकी बेसिकली एक तरह से रिपोर्ट है ये। तो इकोनॉमिक टाइम्स वालों का इंटरव्यू है एम नायक का, जो कि चेयरमैन है एल&टी ग्रुप के। ये इनकी यहाँ पे इन्होंने फोटो भी रखी है। ये इन्होंने क्या किया, बेसिकली एल&टी ग्रुप का जो मेन काम है इंफ्रा के अंदर, आपको पता है इंफ्रा के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के अंदर काम करते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, मतलब अगर कोई कंपनी बड़े स्केल पे काम करती है, तो उसके लिए जो मेन चीज़ होती है वो होता है गवर्नमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट्स। गवर्नमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट्स मतलब कि किसी गवर्नमेंट ने कोई हाईवे बनवाना है, मेट्रो का पूरा प्रोजेक्ट है, तो ये सब जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो बेसिकली सबसे ज़्यादा क्रूशियल होते हैं इन कंपनीज़ के फंक्शनिंग के अंदर, परफॉर्मेंस के अंदर। अब यहाँ पर हुआ क्या है बेसिकली कि कोविड से पहले जो क्राइटेरिया चलते थे, मतलब इन कंपनीज को सिलेक्ट करने के लिए, जैसे मैं गवर्नमेंट हूँ, मेरे को एक मेट्रो बनवानी है, मान लेते हैं किसी किसी भी स्टेट के अंदर बनवानी है, मान लेते हैं कि यूपी के अंदर बनवानी है मेट्रो। तो यूपी के अंदर मेरे को मेट्रो बनवानी है, तो वहाँ पे मैं किस कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट दूंगा, तो उसके बेसिक मतलब किस बेसिस पे मैं किस कंपनी को आपका ये कॉन्ट्रैक्ट देने वाला हूँ, वो ये कहना, उसमें ये फॉल्ट बताते हैं। ये क्या बताते हैं कि अभी के लिए जो ये जो फैक्टर वो चीज़ देखते हैं, वो देखते हैं कि सबसे ज़्यादा कम पैसे के अंदर कौन काम कर देगा। तो मतलब कि आपका फैक्टर कॉस्ट जो होती है वो सब, आपकी लेबर कॉस्ट जो होती है, रॉ मटेरियल का इनपुट कॉस्ट जो है, वो सब मिला मिलो के सबसे सबसे कम में कौन काम कर देगा, उस बेसिस पे अभी के लिए डिसाइड होता है। ये ऐसा ये कह रहे हैं। तो वी इंडिया ओनली अवार्ड प्रोजेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ L1 द लोएस्ट प्राइस। तो लेवल 1 पे बेसिकली क्राइटेरिया बोलना चाह रहे हैं, दैट इज़ लोएस्ट प्राइस पे जो है ये डिसाइड, मतलब आपका प्रोजेक्ट्स अभी के लिए मिलते हैं। तो जो मैंने आपको बताया, अब ये बोल क्या रहे हैं कि हमें प्री कोविड बिडिंग क्राइटेरिया पे चले जाना चाहिए। प्री कोविड मतलब कि आपका कोविड से पहले जो था, बहुत बेसिक सी बात है। इसके अंदर क्या कहना चाह रहे हैं, टेक्निकल एस्पेक्ट्स जो है, यानी कि कुछ और क्राइटेरिया जो है मैं आपको बताऊंगा क्या है, उनको भी वेटेज मिलनी चाहिए टू अवॉइड प्रोजेक्ट डिलेज एंड कॉस्ट ओवररन। बेसिकली कि आपका अच्छी तरह काम हो सके, इसके लिए कुछ और क्राइटेरियाज भी हैं आपके, जिनको जो है वेटेज यहाँ पर मिलनी चाहिए। अब टेक्निकल एस्पेक्ट के नाम से ये जो चीज़ बोलना चाह रहे हैं, वो भी इन्होंने प्रॉपर डिफाइन करके बताई है। तो काफ़ी मतलब अच्छा इंटरव्यू इनका मेरे हिसाब से रहा होगा, मैंने देखा नहीं है बट रहा होगा, जो रिपोर्ट आई है उस हिसाब से। तो इन्होंने कुछ जो बताया वो ये हैं आपके क्वालिटी पैरामीटर्स। क्वालिटी पैरामीटर्स बहुत बेसिक सी बात है, आपकी जो काम हो रहा है उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। पोटेंशियली प्रूविंग कॉस्टली फॉर द नेशन। बेसिकली क्या है कि अगर आप मेट्रो ऐसी बना दें जो 2-3 दिन बाद टूट जाए, या किसी तरह से मेट्रो के अंदर कुछ मतलब डिफ़ॉल्ट हो जाए, आप मान लेते हैं कि कुछ पर्सन जो उसके अंदर ट्रैवलर जो थे, पैसेंजर्स थे, उनकी डेथ हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, तो वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा नेशन के लिए, बहुत ही ज़्यादा बेकार सी बात हो जाएगी बेसिकली नेशन के लिए। तो ऐसा भी काम ना हो। ये अगेन क्वालिटी से रिलेट करती है बात, बट इन्होंने थोड़ा घुमा के बोला है, मतलब एक तरह से पोटेंशियली प्रूविंग कॉस्टली फॉर द नेशन ना हो वो चीज़। तो इस तरह से बेसिकली ये है इनका पूरा। अब देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने बोला है कि इस टेक्निकल क्राइटेरिया को अबाउट 50-20% वेटेज मिलनी चाहिए, और 50-60% आपकी वेटेज मिलनी चाहिए, सॉरी 50-60% मिलनी चाहिए टेक्निकल क्राइटेरिया को, और 15-20% मिलनी चाहिए कमर्शियल एस्पेक्ट, जो प्राइस वाली बात है उसको। इस तरह से बेसिकली यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। तो ये हमने पूरा डिस्कस कर लिया। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फॉसन डिलीवर्ड टू एडिशन। ये मतलब इन्होंने फैंसी बनाने के लिए इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया इसको, आपको पूरा आर्टिकल पढ़ के ही समझ में आएगा। तो एनीवेज हम पढ़ ही लेते हैं, वैसे भी हम पढ़ लेते हैं इसको। हुआ क्या है, एक कंपनी आपकी डिलीवरी आपको पता होगा कि अगर आपने ये बेसिकली एक डिलीवरी बेस्ड प्लेटफॉर्म है आपका, दिल्ली के अंदर इनका मेन काम है, बाहर भी है। बट ये आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि जो अगर थोड़े से आप लेस नोन वेबसाइट से कुछ भी ऑर्डर करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, तो वो डिलीवरी के प्लेटफॉर्म को वो लोग आउटसोर्स कर देते हैं, और डिलीवरी वाले ही जनरली जो थोड़े लेस नोन आपके प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी डिलीवरी कर रहे होते हैं। तो जैसे अगर अमेज़ोन वाले हैं तो वो अपनी खुद डिलीवरी करेंगे, आपके फ्लिपकार्ट वाले हैं तो ये स्नैपडील वगैरह वाले हैं तो ये खुद डिलीवरी करेंगे। बट अगर आप जैसे किसी यूनिवर्सिटी मतलब किसी अकेडमी वगैरह से कोई बुक्स वगैरह मंगाते हैं, तो जनरली क्या होता है कि डिलीवरी, या फिर कुछ जैसे कोई भी पेन ड्राइव वाला कोर्स लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो डिलीवरी के थ्रू ही जो है आपकी डिलीवरी करवाते हैं। एनीवेज मैंने आपको थोड़ा सा बिजनेस का आइडिया दे दिया। अब इसके अंदर, इस बिज़नेस के अंदर क्या है कि आपका एक इन्वेस्टमेंट कर रखा था, चाइना की एक कंपनी है फॉसम इंटरनेशनल, इन्होंने। तो इन्होंने जो है आपका सॉरी इन्होंने जो है आपका बेसिकली इन्वेस्टमेंट कर रखा था, यानी कि शेयर होल्डर थे एक तरह से। तो इनका शेयर जो था टोटल मिलाकर 3.8% था। यहाँ पे इन्होंने जो शेयर होल्डिंग पैटर्न दिया है वो September 2 का दिया है, तो वो पहले का है मतलब बेसिकली। तो इसके अंदर हमें फॉसन का भी शेयर दिख सकता है। यहाँ पे इन्होंने, अब क्या है पूरी न्यूज़ के अंदर, कि ये जो फॉसन का शेयर है वो उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके, एक तो आपका टाइगर ग्लोबल की एक फर्म है एडिशन, एडिशन नाम से एक कंपनी है, इसको प्लस एक कंपनी आपकी दूसरी बे कैपिटल, ये आपको मैंने अंडरलाइन कर दिया, बे कैपिटल। इन दोनों कंपनीज़ को जो है इन्होंने
इसको डिलीवरी के जो भी इनका शेयर था इसको सेल किया, और इनकी टोटल मिला के वैल्यूएशन अब 4 बिलियन पे चली गई है। तो इस तरह से बेसिकली यहाँ पे है आपका पूरा। और यहाँ पे आपको सॉरी, अब आपको समझ में आ रहा होगा सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फॉसम, कि फॉसम का जो भी शेयर था उससे सब्ट्रैक्ट होके डिलीवर टू एडिशन। तो एडिशन लिखने के चक्कर में यहाँ पे पहली बात तो इन्होंने डे कैपिटल को नहीं लिखा है, और एडिशन को डिलीवर करने का मतलब कि डिलीवरी वाली कंपनी का आपके जो शेयर हैं वो एडिशन को चले गए। बहुत बेसिक सी बात है आपके पास। अब इसके अंदर क्या है कि एक जो पॉइंट बनता है कि मतलब एक लाइन है बेसिकली इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलरली चलती है, आपको मैं इसी आर्टिकल के अंदर 2 बार दिखा दूंगा। 3 पीपल विद द डायरेक्ट नॉलेज ऑफ द डेवलपमेंट सेड, और आपको यहाँ पे देख सकते हैं सेड पीपल इन द नो। तो ये आपके इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सी बात रहती है, मतलब जार्गन वाली बात रहती है कि ऑलमोस्ट हर न्यूज़ के अंदर ही आ जाता है। अगर आप ऊपर वाले आर्टिकल्स के अंदर देखें तो इसके अंदर भी लिखा है। तो इस तरह से बेसिकली अगर आपसे कोई पूछ लेता है किसी फॉर्म के अंदर, मुझे लगता नहीं पूछेगा, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अगर आप रोज इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ते हैं तो आपको ये भी जो है पता होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि ये ऐसे जब इन्होंने स्टेक सेल किया तो वैल्यूएशन कैसे बढ़ गई। वैल्यूएशन में यहाँ पे बोलने लग रहा हूँ कि 4 बिलियन पे चली गई, बट यहाँ पे तो क्या हुआ, सिर्फ स्टेक सेल हुआ है, उससे वैल्यूएशन का बढ़ने का क्या मतलब हुआ। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि वैल्यूएशन के एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, वो कंपनी ने जितना भी काम किया है उसके बेसिस पे वैल्यू करते हैं कंपनी को। फिर क्या होता है कि जैसे कंपनी की मान लेते हैं वैल्यूएशन निकली 4 बिलियन की, तो 4 बिलियन की वैल्यूएशन जो निकली उसके हिसाब से जो भी इनका शेयर बना, अगर आप 4 बिलियन का 3.8% निकाल लेते हैं तो दैट इज़ 12 समथिंग आएगा, 12 हाँ 15.2 समथिंग, सर 15.2 समथिंग आएगा। मतलब वो तो एक फिगर है, फिगर तो कैलकुलेटर में आराम से निकल सकती है। जो भी वो फिगर है आपकी, वो 4 बिलियन के हिसाब से इन्होंने सेल किया होगा, जो फॉसन इंटरनेशनल है, जितनी इस कंपनी की रियल में वैल्यू हो चुकी है। इस तरह से बेसिकली आपका जो फॉसन इंटरनेशनल ने आपके जो है इनको एडिशन को और बे कैप को सेल किया है, वो 4 बिलियन पे 3.8% निकाला, जो इनका असल में शेयर बनता है उसके हिसाब से सेल किया। ऐसे नहीं होगा कि फॉसन ने जिस टाइम बाय किया था, जिस टाइम इन्वेस्टमेंट की थी इस कंपनी के अंदर, उस टाइम का शेयर कितना चल रहा था, उस टाइम पे वैल्यू कितनी थी कंपनी की, ऐसे नहीं होगा। आज के टाइम पे जो वैल्यू है उस हिसाब से होगा। और आपका इसका मेजर इन्वेस्टर आपको पता होना चाहिए, सॉफ्ट बैंक है आपका, जापान बेस्ड इन्वेस्टमेंट बैंक है आपका। तो इस तरह से इनका 22.5% शेयर है इस कंपनी के अंदर। तो हमने जो है पूरा देख लिया। अब हम चलते हैं स्पैक आई स्पैक आईपीओ के कॉन्सेप्ट के ऊपर। ये बहुत ही इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है आपका, आपको समझ में आ जाएगा जब मैं बोल रहा हूँ ये सब चीज़ें, आपको देखने के बाद समझ में आ जाएगा। इसके अंदर होता क्या है आपका, जनरली आईपीओ के अंदर क्या होता है, एक कंपनी है, वो अपने आप खुद से पहली बार सबसे अपने शेयर्स इशू करती है, तो पब्लिक उसमें सब्सक्राइब करती है। ये मान लेते हैं पब्लिक है, ये उसके अंदर सब्सक्राइब करती है, बेसिकली इन्वेस्टमेंट करती है एक तरह से। तो इसके अंदर आपका डायरेक्ट कंपनी जो है डायरेक्ट पब्लिक से पैसा उठा लेती है आईपीओ के अंदर। यहाँ पे क्या होता है स्पैक आईपीओ के अंदर, ये थोड़ा सा एक इंटरमीडिएरी एक फॉर्म में आ जाता है। यहाँ पर क्या होता है बेसिकली एक पेपर पे कंपनी बनाई जाती है। इसके अंदर क्या होता है आपका, एक उस कंपनी का बेसिकली नाम ही स्पैक होता है। स्पैक मतलब स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, स्पेशल पर्पस SPA से एक्विजिशन कंपनी। इसके अंदर क्या होता है आपका बेसिकली, ये स्पैक का जो नाम से कंपनी बनी है, इसका वो आईपीओ लेके आते हैं। यहाँ पर आईपीओ इस स्टेज पर नहीं चल रहा होता है, स्पैक जो कंपनी है उसका आईपीओ आता है। और इसमें क्या होता है कि कंपनी एक यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिठा देती है एक तरह से। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शायद बोलते नहीं है उनको कुछ और बोलते हैं, बट यहाँ पे क्या होता है कि कुछ पर्सनस बैठे होते हैं जो इसके अंदर स्पैक आईपीओ के मेन लोग होते हैं। वो वही लोग होते हैं टोटल स्पैक आईपीओ जो है कंपनी है उसके अंदर। तो स्पैक की जो कंपनी है उसके अंदर मान लेते हैं 4 लोग बैठे हैं। अब इसके अंदर क्या होगा कि मान लेते हैं जितने भी पैसे इन्होंने रेज़ किए, मान लेते हैं 100 रुपीज़ रेज़ किए, तो 100 रुपीज़ रेज़ करने के बाद ये जो 4 लोग बैठे हैं, वो जो कंपनी थी जिसका असल में आईपीओ आने वाला था या जिन्होंने स्पैक बनवाया था, वो उसको वैल्यू करेंगे, ढंग से उसको देखेंगे। इसके अंदर से हो सकता है कि 2 लोग वो हों जो कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट जिन्होंने ना कर रखी हो, ताकि वो जो है एक बायस्ड ओपिनियन ना दे अपना। तो इस तरह से बेसिकली ये ऐसे होगा। और यहाँ पे अगर उनको फ्रूटफुल लगेगा तो वो पहले एक रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे अपने शेयर होल्डर्स को कि हम इस कंपनी को बाय करना चाह रहे हैं। तो फिर जो पैसे इन्होंने रेज़ किए हैं उसके थ्रू वो इस कंपनी को बाय कर लेंगे। तो इससे हुआ क्या कि दरअसल ये वाली कंपनी तो ऑन पेपर्स पब्लिक नहीं है, ये वाली कंपनी पब्लिक है, बट इससे क्या फ़र्क पड़ता है, जब ये वाली कंपनी इसके ओनर बन गई, इस वाली कंपनी की जो मेन कंपनी है, तो एक ही बात है फिर तो इस तरह से बेसिकली है आपका कि स्पैक आईपीओ के अंदर हम आईपीओ को एक तरह से आउटसोर्स कर देते हैं। एक स्पैक हमने बना दिया, स्पेशल पर्पस कंपनी बना दी, जो सिर्फ इसी काम के लिए एग्जिस्ट करती है कि बस वो अपना आईपीओ लेके आएगी और जितने भी पैसे रेज होंगे उससे कुछ कंपनी को खरीद लेगी।
तो एक तरह से वो कंपनी पब्लिक हो जाएगी आपकी, क्योंकि अगर आपको इस कंपनी के अंदर कुछ भी इन्वेस्टमेंट करनी है पब्लिक के अंदर, मतलब पब्लिकली, तो आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एक ही बात है दोनों। तो इस तरह से बेसिकली आपका होगा। और आपको समझ में आ गया होगा तो आप नीचे कमेंट करें कि आपको कैसा लगा ये आपका पूरा जो कॉन्सेप्ट है। अगर आपको इसके अंदर डाउट है तो भी आप नीचे जो है बता सकते हैं। यहाँ पे एक और एनालिसिस वाला पॉइंट है। अच्छा, मैं इस सीरीज़ के अंदर थोड़ा एनालिसिस ज़्यादा कवर करने लग रहा हूँ कि आज के दिन मैंने आपको जैसे बताया कि यहाँ पे आपके 2 पॉइंट्स होंगे, जो यहाँ पे था कि इस फंड्स जितने फंड्स आ रहे हैं उसके 2 पॉइंट होंगे। तो एनालिसिस वाला पॉइंट जो है मैं ज़्यादा कवर करने लग रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपनी सीरीज़ का नाम भी थोड़ा चेंज कर दिया। अगर आपने देखा हो, इकोनॉमिक टाइम्स एनालिसिस एंड एक्सप्लेनेशन कर दिया, तो एनालिसिस हम ज़्यादा कवर करते हैं। तो ये बेसिकली इसके अंदर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ एक और एनालिसिस वाली बात, कि ये जो ये जो आपके चेयरमैन है एल ग्रुप के, इसके अंदर इनकी जो पूरा इंटरव्यू, इनकी पूरी स्टेटमेंट है जो भी है। अब इसके अंदर क्या होता है, अगर आप कहीं पे भी फंडामेंटल एनालिसिस सीखते हैं, अगर आपको सीखना है तो आप मेरे को भी टेलीग्राम के ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं। मेरे पास एक सी रचना रानाडी करके कोर्सेज चलाती हैं मैम, तो काफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छा कोर्स है उनका। तो उनका कोर्स मेरे पास फ्री में अवेलेबल है, तो अगर आप चाहें तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको सेंड कर दूँगा। फंडामेंटल एनालिसिस जो है आपका पूरा, इसके अंदर अगर आप किसी से फॉर्मली सीखते हैं तो वो एक पॉइंट आपको सिखाएगा टॉप मैनेजमेंट का एनालिसिस कैसे करते हैं। टॉप मैनेजमेंट मतलब आपके सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये जो बड़े बड़े नाम होते हैं कंपनी के, तो इनका जो है एनालिसिस कैसे करते हैं कि ये लोग अच्छे हैं या नहीं है। क्योंकि एक लॉन्ग टर्म के अंदर यही लोग होते हैं जो कंपनी के अच्छा होना या बुरा होना डिसाइड करते हैं। आपने वो भी देखा कि अभी सत्यम स्कैम हुआ था, ये नीरव मोदी वाला स्कैम हुआ था, और मतलब ये सब तो एक स्कैम्स ही हो गए। बट अंबानी जो इतने रिच प्रोफाइल से थे लोग, उसके अंदर भी आपके अनिल अंबानी आए तो उन्होंने जो है कंपनी को डुबा दिया। तो टॉप मैनेजमेंट से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आपका। तो उनका कैसे एनालिसिस करें, उसके अंदर सबसे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये रहती है कि कोई किसी चेयरमैन है उनका इंटरव्यू निकला हो, कोई सीईओ है उनका, कहीं पे उन्होंने ऑडियो, कोई आर्टिकल, पॉडकास्ट कुछ ऐसा किया हो, तो वो सब भी जो कंपनी का एनालिसिस होता है उसका पार्ट होता है। तो अगर आप किसी, जैसे आप अगर एल का एनालिसिस करते हैं, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको जो है ये वाली चीज़ भी वे करनी पड़ेगी कि इससे कंपनी को कैसे इफेक्ट पड़ेगा वगैरह वगैरह। तो ये बेसिकली मैंने आपको एनालिसिस के फॉर्म में बता दिया पूरा। अब हम चलते हैं आपकी ईटी मार्केट्स के ऊपर। ज़्यादा ही टाइम हो गया फर्स्ट पेज के ऊपर, हम इसको जो है थोड़ा सा फास्ट करके कवर करेंगे। दलाल स्ट्रीट प्लेयर्स कीप अ वेरी आई ऑन यूएस बॉन्ड यील्ड, आरबीआई पॉलिसी और टू ऑलवेज। बेसिकली इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि यूएस बॉन्ड यील्ड जो है, अभी ये बाकी सब छोड़ दें, जो मैं बता रहा हूँ उस पर फोकस करें। यूएस बॉन्ड यील्ड जो है वो मैंने आपको बताया था हॉकिश स्टांस दे रही है। हॉकिश का मतलब मैंने आपको हॉकिश, डोविश, अकोमोडेटिव, डेटिव सारे बताए थे, बट अभी के लिए वो इरेलीवेंट है। हॉकिश के स्टांस के अंदर क्या होता है कि आप इंटरेस्ट रेट्स जो आपके सेविंग्स अकाउंट के अंदर जो चीज़ होती है, एफडी के अंदर जो चीज़ होती है, उनके अंदर आप सेविंग्स अकाउंट मतलब जो आपका इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ा देते हैं। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से क्या होगा कि बेसिकली जो, जैसे मान लेते यूएस का फंड जो इंडिया के अंदर आ रहा था, अगर वहीं पे ही आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो जिन लोगों को यहाँ पे रिटर्न्स अच्छे नहीं मिल रहे थे, वो वहीं पे अपना पैसा जो है जमा कराने लग जाएंगे, या कोई भी और रीज़न हो सकता है उसकी वजह से वो वहीं पे पैसा जमा कराने लग जाएंगे, क्योंकि उनको रिटर्न थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा है। तो यहाँ पे होगा क्या, इंडियन मार्केट पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा उसके अंदर, अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, यहाँ पे उन्होंने लिखा भी हुआ है, एफपीआई के इन्फ्लोज एक वीक के अंदर अंदर $130 मिलियन कम हो गए हैं। तो मैं आपको जो पॉइंट बताना चाह रहा हूँ, हिंदी में एक्सप्लेन किया मैंने आपको अभी भी, तो वो फिगर्स की टर्म में कन्वर्ट हो गए यहाँ पर। तो बहुत ही बड़ी बात है, आपकी 130 मिलियन कम हो गया आपका पिछले एक वीक के अंदर अंदर। और यहाँ पे आप बाकी कंट्रीज़ के अंदर भी देख सकते हैं, सबके अंदर रीज़न यही है कि जो आपका बेसिकली यूएस के अंदर जो स्टॉक मार्केट के अंदर, मतलब जो आपका स्टांस है, हॉकिश स्टांस, उसकी वजह से जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, तो कोई लोग कहाँ पे और इन्वेस्टमेंट कर नहीं रहे हैं यूएस वाले लोग। बेसिकली इससे हमें खास फर्क नहीं पड़ता। हुआ क्या है कि आपका दलाल स्ट्रीट के जो प्लेयर्स हैं, वो इस चीज़ को उनको वे डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी सारे आईपीओ स्टॉक मार्केट के अंदर जाता है, मतलब एफपीआई जो काफ़ी सारा है स्टॉक मार्केट के अंदर जाता है। तो स्टॉक मार्केट के अंदर अगर फंड्स नहीं जाएंगे तो डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम होने से प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो जो है दलाल स्ट्रीट के जो प्लेयर्स हैं, बेसिकली स्टॉक मार्केट के जो प्लेयर्स हैं आपके, उनको इस चीज़ को देखना पड़ेगा, ढंग से वो करना पड़ेगा। आरबीआई पॉलिसी टू ऑल्सो भी बेसिकली बहुत ईजी बात है कि आरबीआई पॉलिसी जो भी करने वाले हैं लोग, आपका 4% पे रेपो रेट फिक्स कर दिया है, उसकी वजह से जो है स्टॉक मार्केट के अंदर चैनलाइज फंड्स हो सकते हैं ज़्यादा हों फ्यूचर के अंदर, तो उसको भी जो है इनको यहाँ पर वे करना पड़ेगा। ऑब्वियस ही बात है कि अगर कोई प्लेयर अच्छे लेवल पे प्ले कर रहा है, मतलब कि अच्छे लेवल पे इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहा है, तो उसको हर छोटी से छोटी चीज़ को जो है वे डाउन करना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये बेसिकली इस तरह से कहना चाह रहे हैं आपका। आप हमने ये जो है पूरा कवर कर लिया। प्राइवेट बैंक्स, ऑटो एंड मेटल्स में सी बाइंग इंटरेस्ट, बहुत बेसिक बात है आपकी कि प्राइवेट बैंक्स, अच्छा ये शेयर्स की बात कर रहे हैं, तो आपके प्राइवेट बैंक्स के जो शेयर्स हैं आपको पता ही है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है वगैरह वगैरह। ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर जो कंपनीज हैं उनके, और आपकी मेटल्स के अंदर आपकी मेटल बेस्ड कंपनी
सॉरी होती हैं। तो वो सब जो है मिलाकर, और यहाँ पे इन्होंने नीचे एक और टर्म लिखी है फार्मा बेसिकली कंपनीज। तो ये सब जो है कंपनीज मिला के इन्होंने कौन बोल रहे हैं, आपके अभिलाष पगारिया, ये क्या है, ये आपके एवीपी हैं एडलवाइज अल्टरनेट रिसर्च के। बेसिकली बहुत ही टेक्निकल एनालिस्ट वाले जो भी लोग हैं, 3 इन्होंने मेंशन किए हैं, मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं। तो वो लोग ये बोल रहे हैं कि इन कंपनीज के अंदर बाइंग इंटरेस्ट आपका दिख सकता है। बहुत जेनरिक सी बात की है इन्होंने कुछ ऐसा स्पेशल पॉइंट ये लेके नहीं आए हैं। उन्होंने बस ये बात की कि इनका प्रॉफिट इस क्वार्टर के अंदर इतना है वगैरह वगैरह, इस वजह से जो है ये बैट करना चाह रहे हैं। ऐसा कोई स्पेशल पॉइंट नहीं है जो ये इनको इनके जो आर्ग्यूमेंट है इनका, इनको सपोर्ट करता हूँ। तो हमने जो है पूरा कवर कर लिया। ऑरोबिंदोज एमडीज एग्जिट अलोन मे नॉट लिफ्ट स्टॉक, न्यू टीम मस्ट स्टार्ट वेल। बहुत बेसिक सी बात है आपकी कि ऑरोबिंदो के जो एमडी हैं, ऑरोबिंदो मतलब ऑरोबिंदो फार्मा करके एक कंपनी है। आपको उनको शेयर प्राइस भी आपको दिख रहा होगा, 717 के आसपास उनका शेयर प्राइस चल रहा है। यहाँ पे आपको 700 दिख रहा होगा, पर उससे थोड़ा सा ऊपर है आपका। तो 717 के आसपास इनका शेयर प्राइस चलने लग रहा है। अब यहाँ पर क्या है बेसिकली कि औरोबिंदो के जो एमडी हैं उन्होंने एग्जिट ले लिया आपका, और विद इन द 3 मंथ्स ऑफ अ बिड, मतलब इसके 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपका जो हुआ है, इसके अंदर आपका जो स्टॉक है वो आपका 1/3 वैल्यू उसने जो है लूज़ कर दिया। इस तरह से बेसिकली आपका अब यहाँ पर क्या है कि मे नॉट लिफ्ट स्टॉक की औरोबिंदो के एमडी के एग्जिट के बाद ही आपका सिर्फ स्टॉक लिफ्ट नहीं होगा, जो न्यू टीम बनी है आपकी उसको भी स्टार्ट वेल करना पड़ेगा। बहुत बेसिक सी बात है कि अच्छा परफॉर्म करेगी कंपनी, अच्छे रिजल्ट देगी, तो ही आपका जो है शेयर ऊपर जाएगा आपका। अब यहाँ पे इन्होंने जिससे कंपेयर किया है वो काफ़ी अच्छी एक इन्होंने कंपेरिजन किया बेसिकली। ईटी फार्मा इंडेक्स है, इकोनॉमिक टाइम्स वालों को एक इंडेक्स है फार्मा इंडेक्स। फार्मा इंडेक्स बहुत बेसिक सी बात है, मेरे को ये नहीं एग्जैक्टली याद कि इसके अंदर कितनी कंपनीज है। मैं आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख के दे दूंगा गूगल से सर्च करके। तो वो हो गया आपका, उसके अंदर इन्होंने कंपेयर किया फार्मा का जो पूरा सेक्टर है इससे, कि कितना इनका कैसा परफॉर्मेंस रहा है। तो इसके अंदर बेसिकली मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर। तो ये आपका जो इनका इंडेक्स चलने लग रहा है, अच्छा वो यहाँ पर नहीं है, आपका इंडेक्स वाला मेजर इस साइड है, ये वाला इस साइड है, और जो शेयर प्राइस चल रहा है वो इस साइड है आपका। तो ये बेसिकली आपको दोनों साइड्स फिगर दिख रही होंगी। तो दोनों साइड फिगर का मतलब यही होता है कि एक साइड एक चीज़ है और दूसरी साइड दूसरी चीज़ है। तो यहाँ पे जो इनका इंडेक्स परफॉर्म करने लग रहा है वो क्लोज टू 26,500 परफॉर्म करने लग रहा है। बट इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब आपका सेकेंड वेव आया था, अगर आप यहाँ पे इनको देखेंगे तो सेकेंड वेव के लास्ट का टाइम बनेगा। तो सेकेंड वेव के लास्ट के टाइम के आसपास से आपका जो है इंक्रीज़ आया, आपका काफ़ी ट्रिमेंडस इंक्रीज़ है। 21,600 के आसपास आपका चलने लग रहा है, और मतलब उस टाइम था, और आपका 26,500 के आसपास पहुँच गया। नियरली 5,000 पॉइंट्स का यहाँ पर जो है इंक्रीज़ आया, काफ़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छा पॉइंट है। बट यहाँ पर जो है दूसरी बात आपकी, आपका एक तरफ तो हम देखेंगे फार्मा सेक्टर बढ़ने लग रहा है, बट दूसरी तरफ औरोबिंदो फार्मा जो काफ़ी एक रेपुटेड फॉर्म है आपकी, कुछ टाइम तक रेपुटेड थी, मतलब अब तो नहीं है ऑब्वियसली। अब आपका इनका शेयर प्राइस जो है 1/3 वैल्यू लूज़ कर चुका है इसी टाइम के अंदर, जब आपका फार्मा इतना ज़्यादा बूम करा है। तो इस तरह से ये एक कंसर्न का पॉइंट आपके लिए हो सकता है। तो हमने जो है पूरा कवर कर लिया। अगर आप कोई भी न्यूज़ पढ़ते हैं इसके अलावा भी या इनमें से भी, तो जो है अगर आपको इसके अंदर डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, मैं एक नई चीज़ करने वाला हूँ थोड़ी, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आपको जो है नीचे कमेंट में बताना है कि आपको मेरे को नोट्स चाहिए, मतलब इस तरह से लिखना है। और जो है मैं आपको 2-3 दिन के बाद टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जो है शेयर करने लग जाऊँगा नोट्स। तो दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।